नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। एक साजिश के तहत इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होगा और इस प्रकार का एक रिसर्च हुआ था राउटलेज स्टडीज़ में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2019 में, और 2019 के उस रिसर्च के रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 2025 में एक भयानक युद्ध होगा जो अंततः परमाणु युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और जिसमें 5 से 10 करोड़ तक लोग घायल होंगे और कई करोड़ लोग उस युद्ध से, रेडिएशन से, विकिरण से प्रभावित होंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि उस युद्ध की शुरुआत के जो कारण हैं उस रिपोर्ट में वैसा ही बताया गया है जैसा कि वर्तमान समय में जिन परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर अभियान को भारत को करना पड़ा है। उस रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ आतंकवादी कार्रवाई होगी और भारत उसको रिटेलिएट करेगा, अर्थात जवाबी कार्रवाई करेगा। उसके बाद परंपरागत वारफेयर में, परंपरागत युद्ध में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बहुत कम है, इसलिए निश्चित रूप से उसकी हार की स्थितियां उत्पन्न होंगी और भारतीय सेना पाकिस्तानी भूभाग के अंतर्गत प्रवेश करेंगी। उसके बाद पाकिस्तानी सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए परमाणु अस्त्र का पहले इस्तेमाल करेगी और उसमें भारत को काफ़ी अधिक नुकसान होगा। उसके एक दिन बाद भारत सरकार के द्वारा या भारत की सेना के द्वारा पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हमला किया जाएगा, उसमें पाकिस्तान को भी काफ़ी अधिक नुकसान होगा। ये परमाणु युद्ध यहीं पर नहीं रुकेगा बल्कि 3, 4, 5 दिनों तक वो चलता रहेगा और उस युद्ध में 10 मिलियन से भी अधिक लोग हताहत होंगे और वो युद्ध और आगे बढ़ेगा और मरने वालों की संख्या समय के साथ और अधिक बढ़ेगी। इससे नुकसान दोनों ही देशों का होगा और न केवल दोनों देशों का बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का होगा और लॉन्गर पर्सपेक्टिव में उसका दुष्प्रभाव पूरे दुनिया को झेलना पड़ेगा। इस प्रकार से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है इस रिपोर्ट को वर्तमान समय में हाईलाइट करके कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी का जो तनाव है यह परमाणु युद्ध का रूप धारण कर सकता है। इसलिए समय रहते दोनों देशों को अपने ऊपर संयम रखते हुए युद्ध को आगे फैलने से रोक देना चाहिए। दरअसल ऐसा करना किसके पक्ष में होगा? यदि वर्तमान समय में भारत ऑपरेशन सिंदूर को पूरा मानते हुए यहीं पर रोक देता है तो ऐसा करना किसके पक्ष में ज़्यादा लाभकारी होगा, भारत के पक्ष में या पाकिस्तान के पक्ष में? तो निश्चित रूप से ऐसा करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इस बात का दुष्प्रचार किया जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान दुष्प्रचार में बहुत आगे है, तो पाकिस्तान के द्वारा इस बात का दुष्प्रचार किया जाएगा कि भारत पाकिस्तान का अंततः मुकाबला नहीं कर पाया और इसीलिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, भारत समझौता करने के लिए विवश हुआ। इस प्रकार से एक जो बनी बनाई भारत की छवि है कि भारत सैन्य शक्ति की दृष्टि से और अन्य सभी दृष्टियों से पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। वहाँ पर पाकिस्तान यदि भारत की बराबरी पर भी अपने को विश्व जन समुदाय के समक्ष रखने में सफल हो जाता है तो एक तरह से यह स्थिति पाकिस्तान की जीत के समान होगी और भारत की पराजय के समान ही होगी। कम से कम भारत की जो सैन्य शक्ति का एक दबदबा है उस दबदबे में किसी न किसी रूप में थोड़ी कमी ही मानी जाएगी। इसलिए अभी इस स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में भारतीय सेना के शौर्य का चारों ओर गुणगान हो रहा है, सेना की जय जयकार हो रही है और उसका कारण है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता।
ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर के बहुत से लोगों की आपत्तियां हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें धार्मिकता की बू आ रही है और सेना के किसी अभियान में इस तरह की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के एक सदस्य उदित राज ने भी इसी तरह की बात कही है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ऑपरेशन सिंदूर एक प्रतीकात्मक शब्द है और इसको धर्म से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। सिंदूर भारतीय नारी का प्रतीक चिन्ह है और क्योंकि पहलगाम में निर्दोष लोगों पर जो हमला किया गया, वहाँ पर उनके धर्म को देख करके हत्या की गई थी और उनकी पत्नियों के सामने उनकी हत्या की गई थी। इसलिए उन विधवा हुई नारियों के व्यथा को संबोधित करने के लिए यह सिंदूर नाम अत्यंत सार्थक नाम है। इसलिए मैं तो ऐसे सभी लोगों से यही कहूँगा कि इसे धार्मिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। देखना ही है तो इसे नारीवादी नज़रिए से देखो और सिंदूर समस्त भारतीय नारी के प्रतीक के रूप में है, न कि किसी धर्म विशेष की नारी के रूप में। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभियान के सफलता के ऊपर। तो निश्चित रूप से इसके पहले भारत ने कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की और उस सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ सकारात्मक परिणाम हुए, लेकिन वे अत्यंत सीमित क्षेत्र में और केवल एक अभियान के रूप में, केवल एक जगह पर किए गए कार्रवाई के रूप में उस प्रकार के स्ट्राइक थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इन सब अभियानों से अलग तरह का अभियान है। सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के बाद यह पहला मौका था जबकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत न केवल पाक अधिकृत कश्मीर वाले भूभाग में, बल्कि उससे बाहर जाकर के भी पंजाब और अन्य जगहों पर हमला किया हुआ है और सटीक निशाना लगाते हुए आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद करने में सफलता हासिल की है। भारतीय सेना ने इस दौरान कहीं पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर या निर्दोष नागरिकों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली कार्रवाई जो की गई प्रथम दिन की, उसमें किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई गई। एकमात्र आतंकवादियों के ठिकानों और आतंकवादियों को ही निशाना बनाया गया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भारत ने कोई आक्रामक कार्रवाई की, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा में प्रत्येक देश को, यहाँ तक कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कहता है कि अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रारंभिक तौर पर भारत ने जो कार्रवाई की वो पहलगाम में भारत के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बदले में की गई आत्मरक्षा की कार्रवाई थी। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वह भारत की इस कार्रवाई का किस प्रकार से जवाब दे, क्योंकि भारत ने तो किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया या भारत ने किसी सिविलियन क्षेत्र के अंतर्गत पाकिस्तान के नागरिकों को अपना शिकार नहीं बनाया। उसने शिकार बनाया आतंकवादियों और उनके कैंप को। भारत में इस प्रकार के आतंकवादी और आतंकवादियों के कैंप का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान यदि करता तो भी किस पर करता, यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। और यदि वो कार्रवाई नहीं करता तो अपने देश के ही लोगों के समक्ष पाकिस्तानी सेना को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता, वहाँ के राजनेताओं को भी अपना मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता, यहाँ तक कि दुनिया के समक्ष भी उसको अपना मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता। इसलिए कुछ न कुछ तो उसको करना ही था। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दुनिया के कुछ देशों की चौधराहट चलती है, तो ये जो चौधराहट करने वाले देश हैं वो भारत के चौधरी बनकर के भारत सरकार
और भारत के सैनिकों के ऊपर किसी भी प्रकार का रेस्ट्रेंट रखने का दबाव नहीं बना सकते। अब इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसका नुकसान भारत से कई गुना अधिक पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन यह भी प्रश्न है कि भारत इस युद्ध को किस सीमा तक आगे ले जाना चाहेगा। इसका कारण ये है कि यदि हमने ये कार्रवाई की है तो आतंकवादियों और उनके कैंप का खात्मा करने के लिए कार्रवाई की है। यदि हमने इस कार्रवाई को पूरी तरह से उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां होंगी। तो अंततः इस प्रकार की कार्रवाई का हमें लाभ क्या मिलेगा? हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कुछ समय के लिए शांति बनी रही, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान ने कभी पुलवामा में हमला किया तो कभी पहलगांव में हमला किया। इसलिए समस्या का अस्थायी समाधान निकाले बिना ऑपरेशन सिंदूर को एक तरफा तौर पर भारत के द्वारा बिल्कुल ही नहीं रोका जाना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से भारत पर काफ़ी अधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, लेकिन भारत को इजराइल से सीखना चाहिए। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय हित हैं, उस राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए हमें अन्य किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है तो उसकी गलत से गलत चीज़ को, उसके बड़े से बड़े दोष को भी दोष कहने की हिम्मत कोई नहीं करता है। अमेरिका ने न जाने कहाँ कहाँ हमला किया, लेकिन उसको कोई आतंकवादी देश या कोई आक्रमणकारी देश ठहराने के बारे में कभी सोचता भी नहीं है। भारत को भी इस समय इसी प्रकार का रुख अख्तियार करना चाहिए, नहीं तो फिर से वही ढाक के 3 पात की स्थिति होगी। यहाँ पर एक चीज हम स्पष्ट कर दें कि एक सुनियोजित साजिश के तहत जिस प्रकार से पाकिस्तान हर बात में परमाणु युद्ध की धमकी दे करके भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहा, और यही कारण था कि जो जवाब पाकिस्तान को बहुत पहले दिया जाना चाहिए था, भारत की पहले की सरकारें उस प्रकार का जवाब देने से हिचकती रहीं, या कहें उस प्रकार का जवाब देने में विफल रही, और पाकिस्तान के का परमाणु अस्त्र का उसके ब्लैकमेलिंग का शिकार होती रही। भारत को वर्तमान समय में ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत और पाकिस्तान दोनों ही हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने को परमाणु शक्ति मानते हुए भारत को बार बार चोट पहुंचाता रहेगा पाकिस्तान, और भारत केवल इस डर से कि पाकिस्तान परमाणु हमला न कर दे उस प्रकार के घाव सहता रहेगा, तो यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकवादियों के कैंप पर हमला किया, तो क्या उसमें सभी आतंकवादी मारे जा चुके या इस प्रकार के सभी कैंप नष्ट किए जा चुके? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं। जैसा हमने सुना है कि भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने ऐसे 16 स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर कि आतंकवादियों के ठिकाना है, और उसमें से केवल 8-9 जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी कार्रवाई की गई है। तो वो जो बचे हुए स्थान हैं, जब तक वहाँ पर भी कार्रवाई नहीं होगी तब तक भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की समस्या से निजात नहीं मिलेगी। इसलिए यदि इस अभियान को प्रारंभ किया गया है तो अभी से इसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे लाख अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़े, हमको इस प्रकार के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत विश्व की एक प्रमुख सैन्य ताकत है, और युद्ध चाहे जितना भी लंबा छिड़े, भारत का एक एक व्यक्ति अपना खाना, अपना खर्चा काट करके देश के सैनिकों के लिए,
उनके खाने पीने के लिए या उनके अस्त्र शस्त्र को खरीदने के लिए अपनी ओर से अधिकतम योगदान करने के लिए तैयार है। जब देश में इतनी अधिक जागरूकता नहीं थी, साक्षरता इतनी अधिक नहीं थी, और 1965 की पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई तो उस समय के हमारे महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के एक आह्वान पर देश के लोगों ने सप्ताह में एक दिन उपवास रखना स्वेच्छा से स्वीकार किया था, ताकि देश के सैनिकों के लिए पर्याप्त अनाज रहे और हमें अपने देश के लिए विदेशों से अनाज पर बहुत अधिक निर्भर न रहना पड़े। तो वर्तमान समय में तो 1965 के भारत की तुलना नहीं की जा सकती। आज भारत बहुत आगे जा चुका है, खाद्यान्न के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इसी प्रकार से अस्त्र शस्त्रों में भी हम केवल आयात पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि स्वदेशी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि मिसाइल और टैंक तक निर्मित किए जा चुके हैं। तो इसलिए आज हमें किसी भी कीमत पर झुकने की आवश्यकता नहीं है और इस अभियान को बीच में ही समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व और विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में अपना नाम, वैसे तो वो कई वजहों से पहले ही स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा चुके हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अमरत्व की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक एसिड टेस्ट के रूप में है। और इस मुद्दे पर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी परीक्षा होगी कि क्या वे इस अभियान को अंतिम मुकाम तक पहुंचाते हैं या बीच में ही रोक देते हैं। भारत के राजनीतिक नेतृत्व के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भारत की सेनाएं अपनी शहादत देकर के, अपने शौर्य के दम पर जो कुछ भी अर्जित करती हैं, भारत के राजनीतिक नेता समझौते की टेबल पर उसे गंवा देते हैं। 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौते में भी हमने ये देखा, और उससे पहले 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, उस दौरान भी हमने यही देखा। और तो और कारगिल के संबंध में भी हमने यही देखा कि जब भारतीय सेनाओं ने अपने सारे पोस्ट को बुरी तरह से हासिल कर लिया और अब भारतीय सेनाएं वहां से पाकिस्तान पर हमला करने की बेहतर पोजीशन में थी, तभी अमेरिकी दबाव में युद्ध विराम कर लिया गया। 1948 में जब पहली बार पाकिस्तान ने कबायलियों को भेज करके भारत पर हमला करवाया पीओके में, तो पीओके की ओर से भारत वाले कश्मीर में, तो उस समय भी यही हुआ। यदि उस समय भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुका होता तो ये समस्या पैदा ही नहीं हुई होती। इसलिए इस बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की जनता की, या कहा जाए कि दिली अपेक्षा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, वो एक अत्यंत ही दृढ़ व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। हम सबको विश्वास है, न कि केवल उम्मीद, कि मोदी ने यदि यह अभियान प्रारंभ किया है तो इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। भारत का एक एक नागरिक अपने धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के विविधताओं और भेदभाव को भूल करके भारत की सेना और भारत के राजनीतिक नेतृत्व के समर्थन में एकजुट होकर के खड़ा है। अभी मैंने देखा कि बलिया जिले के एक सामान्य से किसान के द्वारा अपने कंधे पर गेहूं को रख करके और बलिया के जिलाधिकारी के आवास पर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ये अनाज भारत के सैनिकों को जो सीमा पर लड़ाई लड़ रहे हैं भेज दिया जाए, ताकि उनको खाने की कोई कमी न होने पाए।
और उस सामान्य से किसान ने यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मैं ट्रक भर अनाज देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपनी बीवी का जेवर बेच करके भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सेना को किसी चीज की कमी ना होने पाए और सेना इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाए। तो यह एक कहा जाए कि सेंटिमेंट है एक कॉमन इंडियन का। ये एक सामान्य सी बात है कि जब एक बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति में इस प्रकार की राष्ट्र भक्ति की भावना उबाल मार रही है, तो देश के पढ़े लिखे राजनीति को और सैन्य रणनीति को समझने वाले लोगों के मन में किस स्तर का भाव होगा। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान करना चाहिए और चाहे भारतीय सेना को पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर घुसना पड़े, घुसना चाहिए और पीओके को हमेशा हमेशा के लिए भारतीय कश्मीर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। अपने सेनाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सबसे आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। एक बात और, मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग दुष्प्रचार का शिकार हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर सैनिकों के हताहत होने का समाचार पोस्ट कर रहे हैं बिना सेना के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुष्टि के। इससे दुष्प्रचार से हम शत्रु के साजिश का शिकार होते हैं और अपने सैनिकों के मनोबल को कम करते हैं और अपने शत्रु के हाथ को मजबूत करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर जो लोग भी इस प्रकार के पोस्ट कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वह ऐसा करने से बचे। ये हम सबके हित में है, राष्ट्र हित में है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।